Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is basic overview of clinicals of face and scalp. फेस एंड स्काल्प के क्लिनिकल्स हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब मैं बताऊंगा कि इस क्लिनिकल में काम की चीज़ क्या है, वो आपने हाईलाइट कर लेनी है अपनी केएलएम के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ पूछी जाएगी और आपको बजाय पूरे क्लिनिकल पढ़ने के आपको सिर्फ यही चीज़ याद करनी है। तो जो पहला क्लिनिकल है स्क्वेमस, स्क्वेमस का मतलब एपिथेलियम की बात कर रहा है और लिप्स की एपिथेलियम स्टेरिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। सेल कार्सिनोमा, कैंसर हो रहा है तो आपको लोअर लिप की इनर्वेशन का पता होना चाहिए। इनर्वेशन है लिम्फेटिक ड्रेनेज का। तो यहाँ पर सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो कार्सिनोमा है वो कौन सी लिप को अफेक्ट करता है, लोअर लिप को अफेक्ट करेगा। काज क्या होगा, क्रॉनिक ओवर एक्सपोजर टू सनशाइन और पाइप स्मोकिंग, तो ये दो काज हो गए। तीसरी चीज़ लिम्फेटिक ड्रेनेज, सेंटर वाले पार्ट का जो कैंसर होगा वो कहाँ पे फैलेगा, सबवेंट्रल लिम्फ नोड के जरिए ट्रैवल करेगा और इसके साथ जो लैटरल पार्ट है लोअर लिप का वो करेगा सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड। तो आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है, इन्हीं पाथवे के जरिए कैंसर इस लिम्फ नोड में जाएगा और इसके साथ दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। सिर्फ इतना याद करना है। इसके बाद स्काल्प लैसिरेशन, लैसिरेशन का मतलब होता है चीर देना, यानी टेयरिंग अवे, सिवियर शार्प टेयरिंग। अब जो स्काल्प लैसिरेशन की वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफ्यूज होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई स्काल्प इंजरीज ऑलवेज प्रोफ्यूज, यानी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग क्यों होती है। तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग का आपने ये बताना है कि जो आर्टरी होती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंट एनास्टोमोसिस होता है, बहुत सारी आर्टरी आपस में एनास्टोमोस करती है। और दूसरी बात कि जो आर्टरीज होती है वो एक कनेक्टिव, जो एक फेशिया होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है लेयर 2 में। स्काल्प की 5 लेयर्स होती है तो उसकी सेकेंड लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू, वहीं पर ही आर्टरीज होती है। तो जो आर्टरीज की जो वाल्स होती है, आर्टरीज की वाल या आर्टरी है तो वो फेशिया से अटैच हुई होती है। ठीक हो गया, फेशिया से अटैच हुई होती है। अब इसका मतलब अगर आर्टरी अगर डैमेज हो जाती है, तो आर्टरी अगर डैमेज होती है तो नॉर्मली आर्टरी अगर डैमेज होती है तो आर्टरी में वेजो कंस्ट्रक्शन होकर वो आर्टरी रिट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन चूंकि इस आर्टरी को दोनों तरफ से पकड़ा हुआ है डेंस कनेक्टिव टिश्यू के लेयर्स ने, इसकी वजह से इस आर्टरी के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगी, इस आर्टरी के अंदर रिट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। किन आर्टरी में, स्काल्प की आर्टरी में। दैट इज वाई स्काल्प ब्लीडिंग आर ऑलवेज प्रोफ्यूज। ठीक हो गया। तो जो आपने ये याद रखना है कि इसके दो काजेस, पहला जो काज यहाँ पे लिखा हुआ है वो है अबेंडेंट अनास्टोमोसिस पहला, दूसरा रिट्रैक्शन नहीं हो पाता। बस इतना ही आपने याद रखना है। तीसरा अब हम पढ़ते हैं स्टीनोसिस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में स्टीनोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज के साथ साथ, इम्बोलिस की वजह से या थ्रोम्बोस की वजह से। अगर स्टीनोसिस हो जाता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का तो आपने ये याद रखना है कि कुछ जगहों के ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का आपस में एनास्टोमोस होता है। वो कौन सी जगह है, एक जगह यहाँ पे लिखी हुई है मीडियल एंगल ऑफ आई, तो ये मीडियल एंगल ऑफ आई पे एनास्टोमोस होता है। किन दो आर्टरी के दरमियान, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती है उसके दरमियान एनास्टोमोस होता है फेशियल आर्टरी, और फेशियल आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। तो आपने ये याद रखना है कि मीडियल एंगल ऑफ आई के ऊपर फेशियल आर्टरी और ऑप्थेल्मिक आर्टरी का आपस में एनास्टोमोस होता है, वो आपको लैटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करती है। फेशियल आर्टरी होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच और जो ऑप्थेल्मिक है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। नेक्स्ट है पल्स ऑफ आर्टरीज ऑफ फेस एंड स्काल्प। फेस एंड स्काल्प जिस तरह हेड एंड नेक में, सॉरी एब्डोमेन में लेते, एब्डोमेन में भी नहीं बल्कि मिस्टेक्स हो रही है, अपर लिप में हम लेते थे रेडियल आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी, इसी तरह हेड एंड नेक में दो आर्टरी लेंगे जिसकी वजह से हम पल्स को मेजर कर सकते हैं। पहली आर्टरी है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, दूसरी होती है फेशियल आर्टरी। अब आपने सिर्फ इनकी एनाटॉमिकल साइड को याद रखना है कि जिस तरह रेडियल आर्टरी आप रेडियस के हिसाब से याद रखते थे, अब यहाँ पे जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, जो जाइगोमेटिक प्रोसेस होता है, जाइगोमेटिक आर्च होती है ऑरिकल से आगे, उस जगह पे आके इसको हम पाल्पेट करते हैं पल्स लेने के लिए। और फेशियल आर्टरी ये इसकी पल्स होती है मैंडिबल के इंफीरियर बॉर्डर पर। ठीक हो गया, मैंडिबल के बेस पर, और यहीं पर ऑस्पी में इसका पॉइंट लगता है। तो आपने इनकी एनाटॉमिकल साइड को याद रखना है। नेक्स्ट है कंप्रेशन ऑफ फेशियल आर्टरी। अब चूंकि फेशियल आर्टरी मैंडिबल के नीचे से होते हुए आती है ऊपर की तरफ, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में आपको फेशियल आर्टरी का टॉर्शियस कोर्स नजर आ रहा होगा, मैंडिबल के इंफीरियर बॉटम या बेस से होता हुआ। तो हम इस जगह पे आके फेशियल आर्टरी को कंप्रेस करते हैं। क्यों कंप्रेस करते हैं, अगर किसी जगह पे ब्लीडिंग या इंजरी होती है फेस में और ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, ब्लड लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इस जगह पे कंप्रेस करते हैं। तो आपने सिर्फ इसकी कंप्रेशन साइड को याद रखना है। इसके बाद आगे है इंजरीज ऑफ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की इंजरी, जिसको अगर फेशियल नर्व आपने ये याद रखना है कि फेशियल नर्व 3 फंक्शन करती है। एक होता है इसका मोटर फंक्शन, सोमैटिक मोटर या सोमैटोमोटर, इसमें
मसल्स ऑफ सेकंड फेरेंजियल आर्च को सप्लाई करना होता है। अब जो मसल्स ऑफ सेकंड फेरेंजियल आर्च वो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जबकि मसल्स ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च वो होती है मसल ऑफ मैस्टिकेशन। अभी आप इनको इतना याद रख ले, एम्ब्रियो में हम पढ़ेंगे फेरेंजियल आर्चेस जो नेक को बनाने के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेस से मसल ऑफ मैस्टिकेशन इसको सप्लाई करने वाली नर्व मैंडिबुलर नर्व। सेकंड फेरेंजियल आर्च मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन इसको सप्लाई करने वाली फेशियल नर्व। फेशियल नर्व के 3 फंक्शन होते हैं। पहला होता है फेशियल मसल्स को सप्लाई करना, इसको बोलते हैं सोमैटोमोटर या सोमैटिक मोटर फंक्शन। दूसरा फंक्शन होता है इसका कि टेस्ट यानी जो एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग है वहाँ पे टेस्ट सेंसेशन को कैरी करना। इसकी एक ब्रांच होती है कॉर्डा टेम्पेनाई, वो असल में सप्लाई करती है। जबकि मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करने वाला प्रोस्टैटिक प्लेक्सस, सॉरी प्रोस्टैटिक नहीं, पैरोटिड प्लेक्सस होता है जो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर होता है। में जाइगोमेटिक ब्रांच, टेम्पोरल ब्रांच, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल मेडुलर और सर्वाइकल ब्रांच होती है। तीसरा इसका फंक्शन होता है लैक्रिमल और स्लाइवरी ग्लैंड को सप्लाई करना। अब लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करने वाली जो होती है वो पेट्रोसल के जरिए होती है। ठीक हो गया। तो जो फेशियल नर्व के 3 फंक्शन हो गए, ऑटोनॉमिक फंक्शन, इसका सोमैटोमोटर और इसका स्पेशल फंक्शन होता है टेस्ट को कैरी करना। तो अगर इसकी लीजन होती है जहाँ से पॉन्स से निकलती है, ठीक हो गया, या फिर ग्रेटर पेट्रोसल नर्व देने से पहले, अगर इसकी लीजन शुरू में ही हो जाती है तो फिर तीनों फंक्शन खत्म हो जाते हैं। अगर इसकी लीजन उस जगह पे होती है जब एक कॉर्डा टेम्पेराई नर्व ब्रांच दे चुकी है, ठीक हो गया, तब हमें सेम साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। सिर्फ लैक्रिमल जो सिक्रेशन है वो इफेक्ट नहीं होगी, जबकि स्टाइलोमास्टाइड फोरामिन के ऊपर सिर्फ मोटर फंक्शन ही खत्म होगी। इन शॉर्ट वो बताना चाह रही है कि फेशियल नर्व के 3 फंक्शन, एक है सोमैटोमोटर, एक है स्पेशल, एक होता है ऑटोनॉमिक फंक्शन। अगर इसकी शुरू में इंजरी होती है तो तीनों फंक्शन गए। अगर इसकी इंजरी होती है, ग्रेटर पेट्रोजल इसने दे दी, तो ग्रेटर पेट्रोजल सप्लाई करती है लैक्रिमल ग्लैंड को, तो ऑटोनॉमिक फंक्शन तो बच जाएगा, लेकिन ये दोनों फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और अगर इसकी लीन होती है स्टाइलोमास्टाइड फोरामिन में, जब वो कॉर्डा टेम्पराई भी दे चुकी है, तब वो ग्रेटर पेट्रोजल भी दे चुकी है, तब हमें सिर्फ सोमैटोमोटर फंक्शन ही डिस्टर्ब देखने को मिलता है। इस कंडीशन को बोलते हैं बेल पाल्सी, कि अगर मसल और फेशियल एक्सप्रेशन की पैरालिसिस होना आइसोलेटेड। अब फेशियल नर्व पाल्सी के कॉजेस बता रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो गया वायरल इन्फेक्शन की वजह से, इसको बोलते हैं जेनिकुलेट herpes, क्योंकि ये जेनिकुलेट गैंग्लिया को अफेक्ट करती है और जेनिकुलेट गैंग्लिया फेशियल नर्व का एक सेंसरी गैंग्लिया है। इसके साथ फेशियल नर्व के लीजन के कॉजेस डिफरेंट बताए हुए हैं। आप इसको नोट कर ले, पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव करना क्योंकि ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर होती है। इसके साथ स्टाइलोमास्टाइड फोरामिन को कंप्रेस कर देना, और डेंटल मैनिपुलेशन, वैक्सीनेशन, प्रेगनेंसी, एचआईवी इन्फेक्शन, लाइम डिजीज, ये सारे कॉजेस हो जाते हैं। अब इसके फेशियल नर्व की लीजन हो गई है तो फिर इसके इफेक्ट क्या क्या हो गए। अगर जाइगोमेटिक ब्रांच होती है तो जाइगोमेटिक ब्रांच ने ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई को सप्लाई करना है, उसकी टोन खत्म हो जाएगी। और ओकुलाई है, ओकुलर से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड, तब हमें आई की एब्नॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं हम, इस कंडीशन को बोलते हैं बेल पाल्सी। अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से डिफरेंट मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन की पैरालिसिस हो गया, तो फिर हमें ये साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे कि वो बंदा अपनी आई को बंद नहीं कर सकेगा, अपने माउथ को भी बंद नहीं कर सकेगा क्योंकि ऑर्बिकुलरिस ओरिस पैरालाइज हो चुका है। मुंह माउथ से सलाइवा और आई से टेयरिंग होगी, वो स्किन को डैमेज कर देगी, और इसके साथ वीकेंड लिप मसल्स होगी। तो ये बेल पाल्सी के इफेक्ट हो गया। अगर हम आगे देखते हैं, टेस्टिंग सेंसिटिव फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 5, ये आपने पढ़ना है प्रैक्टिकल में। जो ट्राइजेमिनल नर्व एक रिफ्लेक्स भी देती है जिसको बोलते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स, तो ये नहीं नजर आ रहा होगा कॉर्नियल रिफ्लेक्स। और जब भी हम रिफ्लेक्स पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्स में स्टिमुलस होता है रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, सेंटर का क्या है इसकी मोटर नर्व। तो जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स का इफरेंट और इफरेंट कौन कौन सी होती है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स में कॉर्निया को टच करती है तो कॉर्निया को सप्लाई करने वाली ऑप्थेल्मिक नर्व होती है। और इसकी इफरेंट, इफरेंट में चूंकि एक्शन हमने करवाना है आईलिड को बंद करवाना है, ठीक हो गया, तो यहाँ पर क्लोज करवाने के लिए जो होगा वो होगा फेशियल नर्व जो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई को सप्लाई करती है। herpes zoster इन्फेक्शन ट्राइजेमिनल गैंग्लिया को अफेक्ट करता है जिस तरह नॉर्मल पेरिफेरल नर्व की गैंग्लिया को अफेक्ट करता है। अगर ट्राइजेमिनल नर्व की लीजन होती है तो तब हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ट्राइजेमिनल नर्व मसल और मैस्टिकेशन को सप्लाई करना है तो इनकी पैरालिसिस होगी। ट्राइजेमिनल ने पूरी पूरी फेस की क्यूटेनियस सप्लाई देनी है तो वहाँ पे एनेस्थीसिया देखने को मिलेगा। इसके बाद है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया का मतलब शार्प लैंकिनेटिंग पेन। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में यह होता है कि जो ट्राइजेमिनल नर्व की डीमाइलिनेशन हो जाती है, डीमाइलिनेशन होने की वजह से इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर हम हल्का सा टच करते हैं फेस को, इसकी वजह से शार्प पेन होता है। इस शार्प पेन को बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। जो डिवीजन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है वह है मैक्सिलरी, इसके बाद होती है मैंडिबुलर और इसके बाद होती है
एप्थेल्मिक। तो आपने 2-3-1 से इसको याद रखना है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को। इसका मेन कॉज होगा डीमाइलिनेशन, और ट्राइजेमिनल की इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी कि हल्का सा टच करने की वजह से टच के बजाय पेन फील होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद है नर्व ब्लॉक। आपने नर्व ब्लॉक में ये याद रखना है कि नर्व को किस जगह पे ब्लॉक करते हैं और इसकी वजह से होगा क्या। तो आपने अगर इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक देखना है तो फिर इंफ्राऑर्बिटल फोरामिन से गुजरती है, तो फिर इस जगह पे ही एनेस्थेटिक सॉल्यूशन डालते हैं। इसकी वजह से क्या कहाँ पे एनेस्थीसिया होगा। ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक की वजह से एनेस्थीसिया देखने को मिलेगा फेस के इंटीरियर पार्ट में। अगर मेंटल को हम किस जगह पे ब्लॉक करते हैं, मेंटल फोरामिना पर, और इसकी वजह से एनेस्थीसिया होगा लोअर लिप की लोअर लिप की स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर। बकल नर्व को ब्लॉक करते हैं रिट्रोमोलर फोसा में, और रिट्रो का मतलब होता है पीछे, और पीछे के इसके थर्ड मैंडिबुलर मोलर टीथ के। इसके बाद हम देख लेते हैं स्काल्प के इन्फेक्शन। तो स्काल्प की चौथी लेयर है जिसको बोलते हैं लूज एरियोलर लेयर, उसको बोलते हैं डेंजरस लेयर, क्योंकि यहाँ पर इमिशरी वेन होती है और इन्फेक्शन इमिशरी वेन का फैल सकता होता है। इसको आपने याद रखना है इस वाले फ्लो चार्ट से, या आपको मैं फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ ये वाला, कि इमिशरी वेन की वजह से इन्फेक्शन कैसे फैल सकता है। तो ये अगर फेशियल वेन वाले एरिया में कोई इन्फेक्शन हो गया तो फिर वो डीप फेशियल वेन के जरिए टिरागॉइड वीनस प्लेक्सिस में, और टिरागॉइड वीनस प्लेक्सिस के इमिशरी वेन के जरिए कैवर्नस साइनस में, और कैवर्नस साइनस की थ्रोम्बोसिस हो जाती है। फिर वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को भी इफेक्ट कर सकती है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसके बाद आपने ये याद रखना है कि जो इन्फेक्शन है वो कहाँ कहाँ पास कर सकता है। इमिशरी वेन के जरिए पास कर सकता है, ठीक है, क्रेनियम के अंदर, और लेकिन इन्फेक्शन नेक के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि जो ऑक्सीपिटल वैली है वो कहाँ पे अटैच होती है, ऑक्सीपिटल बोन पर। आपको पीछे से दिखाया था ये वाली, ये ऑक्सीपिटल बोन पे पहुंच जाती है, तो इन्फेक्शन पीछे भी नहीं आ सकता, इन्फेक्शन लैटरली भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाली जो लेयर्स होती हैं ये टेम्पोरल फेशिया से अटैच होती है, यानी इसकी मार्जिन से। ठीक हो गया। जो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस है वो टेम्पोरल फेशिया के साथ कंटिन्यूस हो जाती है, तो लैटरली भी नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं जा सकता, और नेक में भी नहीं जा सकता। लेकिन ये रूट ऑफ नेक में, रूट ऑफ नोज में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होती फ्रंटल वैली की, तो ये नोज में जा सकता है, ऑर्बिटल कैविटी में जा सकता है। तो ये आपने इन्फेक्शन के पाथवे को देख लेना है, बाकी इसमें काम की चीज़ कुछ भी नहीं है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू स्काल्प का और फेस के क्लिनिकल्स का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।